नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। 12 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां की गई हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल होंगे। भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल का भी इस्तीफा हो चुका है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने सभी इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और राजस्थान से सबसे बड़ा नाम वरिष्ठ बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया अब असम के नए राज्यपाल होंगे। तो कई इस्तीफे हुए राज्यपाल के पदों पर। सभी इस्तीफे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिए और उन इस्तीफों पर नए नामों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नाम राजस्थान से भी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया, जो कि राजस्थान में वसुंधरा सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं और बहुत लंबे समय से ये लगातार विधायक है और बीजेपी सरकार में मंत्री पद पर रहे हैं। और अब एक सरप्राइज राजस्थान बीजेपी के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से गुलाब चंद कटारिया अब राज्यपाल होंगे। राज्यपाल के पद पर वो अब असम जाएंगे। आज तमाम औपचारिकताएं पूरी होंगी। उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद वो असम की तरफ रवाना होंगे। एक लंबे समय से बीजेपी में वरिष्ठ नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। गृह मंत्री के तौर पर काफी बीजेपी सरकार में राजस्थान में चर्चित रहे हैं। बड़ा नाम राजस्थान बीजेपी से। और अब गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल होंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल का भी इस्तीफा हो चुका है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी इस्तीफा हो चुका है। ये सभी इस्तीफे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिए हैं और इनके बदले नए नामों की घोषणा भी कर दी गई है। और बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, सरप्राइजिंग है इस नाम का सामने आना राज्यपाल के लिए, क्योंकि एक बहुत लंबा करियर बतौर विधायक और जितनी बार बीजेपी की सरकार रही है उतनी बार मंत्री रहे, गृह मंत्री रह चुके हैं, काफी वरिष्ठ। लेकिन क्या बाबूलाल इस नाम का अंदाजा लगाया जा सकता था? हालांकि राजस्थान के अंदर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को हो सकता है कि इसकी थोड़ी सुगबुगाहट रही हो, लेकिन वाकई ये नाम चौंकाने वाला है। और क्या बीजेपी ने उन्हें एक बड़ा सम्मान दिया है राज्यपाल के पद पर चुनकर? बाबूलाल, देखिए आसिफ, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासित सिपाही रहे हैं और ये ऐलान होते ही वो मुख्यमंत्री अनुशासित सिपाही रहे हैं और ये ऐलान होते ही वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि गुलाब चंद कटारिया भी ये सोच रहे थे कि मैंने पार्टी की इतने साल बरसों तक सेवा करी, तो मैं भी एक बार मुख्यमंत्री तो बनूं अगर सरकार आए तो इस बार जब चुनावी साल आया तो बताया यही जा रहा था, माना यही जा रहा था कि पार्टी उनको कहीं ना कहीं बड़े ओहदे पर भेजेगी, कहीं बाहर भेज सकती है, तो उनको राज्यपाल बना दिया गया है और वो असम जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर बीजेपी की सरकार है और हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ उनको काम करना है, तो ज्यादा दिक्कतें उनको आएगी नहीं। जहां तक उनकी वरिष्ठता का सवाल है तो गुलाब चंद कटारिया एक दबंग आवाज माने जाते हैं। जो दिल में होता है वही जबान पर उनकी पे होता है हमेशा से, और उन्होंने पार्टी को मेवाड़ में पनपाया है। मेवाड़ और वागड़ इलाके में जब बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं होता था, उस जमाने में, जनसंघ के जमाने में, उन्होंने सुंदर सिंह भंडारी से लेकर के और भैरू सिंह शेखावत के साथ काम करके और बीजेपी को गांव-गांव और जंगल पहाड़ पर बसने वाले आदिवासियों के पास पहुंचाया। वो एक साधारण शिक्षक रहे हैं, लेकिन पार्टी में बरसों तक जो उन्होंने काम किया उसी की बदौलत वो राज्यपाल तक पहुंचे हैं। गृह मंत्री भी रहे, एक बार नहीं 2 बार रहे। वसुंधरा राजे से कई बार उनकी अनबन भी रहती थी, लेकिन जो दिल में होता था वो जबान पर हमेशा आता था। कई बार उनको लगता था कि उनके पावर कट कर दिए गए हैं, उनको उतना पावर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वो कभी हारे नहीं, थके नहीं, चलते रहे पार्टी के साथ हमेशा से। और कई बार विवाद भी खड़े हो जाते थे उनकी साफ गोई की वजह से। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो सांसद भी रहे हैं और हमेशा से जब भी चुनाव होते थे तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उनकी चर्चा हमेशा से रहती थी।
अब ये कसक, ये टीस हमेशा रहेगी। राज्यपाल बन करके वो जा रहे हैं, अब उपचुनाव भी नहीं होगा जहां से वो विधायक चुन करके आते हैं, क्योंकि चुनावी साल है। और ऐसे में अब जो चालू विधानसभा का सत्र है उसमें बीजेपी को शायद नया नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब राज्यपाल के रूप में उनको शपथ लेनी है। तो ऐसे में नया पूरा चुनावी समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने प्लान किया है। तो अब नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। इसके अलावा जो बीजेपी में नए नए चेहरे दिखते हैं उनके मन में खूब सारे लड्डू फूटेंगे, क्योंकि कोई नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा नए तौर से, नए सिरे से। कोई और भी संगठन में फेरबदल हो सकते हैं, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी चुनाव जीतने के मकसद से आगे बढ़ रही इस साल, तो वो अभी से शुरुआत कर दी है उन्होंने। आज पीएम मोदी आ रहे हैं, तो पीएम मोदी के आने से ठीक पहले गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाया जाना बहुत बड़ी खबर है प्रदेश के लिहाज से। और इसकी चर्चा जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर जरूर दिखाई देगी, उस डोम में भी हो रही होगी इस वक्त, जहां पर बीजेपी के कुछ नेता पहुंचे हुए हैं। और एक बड़ी जनसभा होने वाली है जहां पीएम नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं दौसा खंड को, दिल्ली से लेकर दौसा का जो हाईवे बना है उसको। तो कुल मिलाकर के गुलाब चंद कटारिया का राज्यपाल बनना ये बताता है कि पार्टी में जो उन्होंने पिछले 50 साल काम किया है, पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगाया है। दिन रात वो मेहनत करते थे और हर इश्यू पे उन्होंने विपक्ष में रहे तो सरकार की नाक में हमेशा दम किए रखा, और पढ़ते इतना ज्यादा थे और टाइम के इतने पंक्चुअल थे गुलाब चंद कटारिया अपने विधायी कामकाज में, कि जब भी मौका मिलता था विधानसभा में पहुंचते थे और सारे अधिकारियों को, क्योंकि जनलेखा समिति के वो चेयरमैन है, तो वो बड़े बड़े अधिकारियों को खड़ा कर देते थे, इतनी कमियां खामियां निकाल लेते थे। तो गुलाब चंद कटारिया ने अपने काम से बहुत प्रभावित किया पार्टी को, और उसी की बदौलत आज उनको राज्यपाल बनाया गया है। और एक सच्चे स्वयंसेवक के तौर पर आरएसएस का वो बाबूलाल, जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि 50 साल की राजनीति, आपने बताया कि कहां गांव में, ढाणी में, जंगल में ले जाकर इन्होंने बीजेपी को जो है वो बीजेपी का पौधा, बीजेपी का बीज लगाया था, जो कि आज वांगड़ में या आदिवासी इलाकों के अंदर एक घना पेड़ जो है बन चुका है। और इसकी बानगी ये है कि गुलाब चंद कटारिया लगातार वहां से चुनते आ रहे हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव, या यूं कहा जाए कि अपने आप में एक विश्वविद्यालय गुलाब चंद कटारिया। अब जब वो असम चले जाएंगे तो जो अनुभव राजस्थान बीजेपी को लगातार गुलाब चंद कटारिया से मिलता था, जो मार्गदर्शन मिलता था, उसकी कमी कहीं ना कहीं महसूस की जाएगी बाबूलाल। एक कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह रिक्त हो जाएगी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी राजस्थान बीजेपी को। जी बिल्कुल, क्योंकि अब वो संवैधानिक पद पर होंगे तो वो राजनीतिक बातें तो कर नहीं सकते, लिहाजा अब ये है कि उनकी जगह जो खाली होगी वो जगह कौन लेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। उनसे आप सादगी सीख सकते हैं, वो कभी भी बड़ी बात नहीं कहते, हमेशा एक साधारण नेता के रूप में अपना उन्होंने जीवन जिया है। सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, और साफ गोई मतलब सत्यनिष्ठा। लोग ये मानते थे कि कटारिया जी की जबान से निकला हुआ हर शब्द बिल्कुल सही होता है, और भावुकता में वो कई बार कुछ भी बोल जाते थे। तो ये चीजें हमेशा उनका पीछा करती रहेंगी, और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया ने जो इबारत लिख दी है सादगी की, विनम्रता की और कर्तव्य निष्ठा की, उसको निभाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। बरसों तक वो पार्टी के लिए खड़े रहे और पार्टी को हमेशा देते रहे और पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया। वो एक साधारण शिक्षक थे, गांव भी उनका उदयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उन्होंने जहां पर बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था उस इलाके में पार्टी को उन्होंने खड़ा किया। जहां भी मौका मिलता था वो दौरे करते थे, आम आदमी से रूबरू होते थे, और उनका दरवाजा हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहा। उनके पास में कोई भी फरियाद लेकर गया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे कब और किसको फोन करना है। वो हाथों हाथ फोन लगाते थे और अधिकारियों को क्लास लगा देते थे कि भाई मेरे पास ये जो आदमी आया इसकी ये तकलीफ है, आप इसको दूर क्यों नहीं कर रहे। तो गुलाब चंद कटारिया ने लोगों की सेवा करी है, राजस्थान की जनता उनको बहुत मिस करेगी, लेकिन वो एक अच्छी जगह जा रहे हैं। तो सब लोग धन्यवाद भी देंगे केंद्रीय नेतृत्व का कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और इसकी गूंज कई दिनों तक सुनाई पड़ती रहेगी। लेकिन बीजेपी का संगठन है, बीजेपी में जो विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इस पर भी चर्चा रहेगी। बजट चल रहा है और विधानसभा की ज्यादा छुट्टियां नहीं, फिर से विधानसभा शुरू होने जा रही है,
तो ऐसी सूरत में अब वो आक्रामक तेवर बीजेपी कहां से लाएगी विधानसभा में, ये देखने वाली बात होगी। जिस दिन यानी कि 10 तारीख को जब बजट को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी तो गुलाब चंद कटारिया न केवल वेल में गए बल्कि उन्होंने सरकार को माफी मांगने तक मजबूर कर दिया। सीएम अशोक गहलोत। इसके अलावा बाबूलाल याद होगा आपको पेपर लीक मामले के अंदर जब विधानसभा शुरू हुई थी तो किस तरीके से जो है वो युवाओं की तकलीफ जो है वो गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा स्पीकर के सामने रखी थी। वो तो कोई मौका ही नहीं छोड़ते थे, जहां भी उनको लगता था कि नाइंसाफी हो रही है किसी वर्ग के साथ में तो वो खड़े हो जाते थे। ना दिन देखते थे, ना रात देखते थे, ना सदन देखते थे, ना सड़क देखते थे। जहां भी मौका मिला गुलाब चंद कटारिया खड़े हो जाते थे और उन्होंने जो आंदोलन किए हैं जिनमें उनकी भागीदारी रही है तो उसमें वो कमाल का काम किया है। जहां भी उनको लगा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पर वो चले जाते थे और वक्त बहुत दिया उन्होंने पार्टी को। और यानी बाबूलाल साफ तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान बीजेपी के अंदर एक वैक्यूम तो क्रिएट हुआ है, क्योंकि जिस अनुभव का लाभ लगातार गुलाब चंद कटारिया के जरिए आम कार्यकर्ताओं को, विधायकों को चुनाव जीतने का मंत्र हो, विपक्ष को घेरना, जो रूलिंग पार्टी उसको घेरना हो, या विधानसभा की कार्रवाई, ये बाबूलाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा में वो लगभग 40 सालों से लगातार जो है विधानसभा के सदस्य विधानसभा में आ रहे हैं, चुनकर आ रहे हैं। तो वो जो नियम और नियमावली जो नए विधायक उनसे सीखते हैं, जो नए नियम उनके जरिए सीखा जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने आप में वो जो है विधानसभा की पूरी नियमावली है, उसका भी नुकसान जो है नए लोगों को होगा जो बीजेपी में आ रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखा है बाबूलाल, लंबे समय से आपने भी विधानसभा कवर की है कि जितने भी नए विधायक चुनकर आते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, वो गुलाब चंद कटारिया के साथ बैठकर एक सेशन जरूर अटेंड करते हैं। जी बिल्कुल, अगर किसी को सीखना हो तो गुलाब चंद कटारिया बहुत बड़ी पाठशाला है, लेकिन उम्र का तगाजा देखिए। उम्र अब उनके 77-78 साल हो रही थी। तो बीजेपी में क्या है कि जितने बड़े नेता होते हैं और पार्टी को उनकी जरूरत महसूस होती है तो उनको नई नई जिम्मेदारियां देते रहते हैं। माना यही जा रहा था कि गुलाब चंद कटारिया को पार्टी एडजस्ट करेगी और कहीं ना कहीं बाहर भेजेगी, उनके तजुर्बों का लाभ उठाएगी। तो उनको असम भेजा जा रहा है, पूर्वोत्तर की एक तरह से पूर्वोत्तर के पूरे इलाके की राजधानी एक तरह से गुवाहाटी, भले असम की राजधानी हो, लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा जो हैं वो भी कमाल के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। तो उनकी पटरी तो बहुत अच्छे से बैठने वाली है क्योंकि आपस में इनका मिलना जुलना पहले भी रहा है। तो गवर्नर के तौर पर भी वो अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएंगे क्योंकि सब लोग गुलाब चंद कटारिया के बारे में जानते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे, अमित शाह से भी बहुत करीबियां हैं उनकी। और क्योंकि उदयपुर से गुजरात की दूरी ज्यादा नहीं है तो पीएम नरेंद्र मोदी को पिछले 40-45 साल से वो जानते हैं, आपस में बरसों तक साथ काम भी किया है। लेकिन संगठन में काम करने का जो तजुर्बा है वो तो नए नेताओं को मजबूर करेगा कि अब नया गुलाब चंद कटारिया बीजेपी में कौन आएगा जो पार्टी के हितों के लिए किसी भी हद तक जाकर के बात कर ले। तो प्रदेश का नेतृत्व जो है वो आज उनको बहुत बहुत बधाइयां पेश कर रहा होगा, शुभकामनाएं दे रहा होगा। जो साधारण कार्यकर्ता हैं वो भी ये देख रहे होंगे गुलाब चंद जी ने किस तरह से इतने कांटों भरी राह पार करके और अब वो गवर्नर के पद तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। हर नेता की एक ख्वाहिश होती है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन गुलाब चंद कटारिया ने बहुत कुछ दिया है प्रदेश की बीजेपी को। गृह मंत्री के तौर पर जो उन्होंने काम किया था वो हमेशा याद रखा जाएगा। वो जहां भी उनको मौका मिलता था जाते थे, सारे पुलिस के अफसरों की वो क्लास लगा देते थे और विधानसभा में खुलकर बोलते थे। जो उनको बुरा लगता था उसको वो दबाते नहीं थे। बाबूलाल मैं रोक रहा हूं आपको, लवली हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ खुद गुलाब चंद कटारिया मौजूद हैं। लवली बात कीजिएगा गुलाब जी से। गुलाब चंद कटारिया को एक नई जिम्मेदारी मिली है, असम जा रहे हैं, मगर इनकी शून्यता राजस्थान की राजनीति में। देखिए बिल्कुल राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष जो है गुलाब चंद कटारिया, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं और जो विधायक हैं और जो लोग हैं वो उन्हें यहाँ पर मिलने के लिए पहुंच रहे हैं लगातार। गुलाब चंद कटारिया जी को सीधे ही सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ बातचीत इस वक्त जो कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं गुलाब चंद कटारिया जो है वो जयपुर स्थित अपने निवास पर इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बातचीत जो है वो लगातार जारी है। बातचीत सुनने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं गुलाब चंद कटारिया।
भाई साहब, क्या लगता है आपको, चूंकि नेता प्रतिपक्ष थे आप, अब आपको मौका मिला है, क्या प्राथमिकता रहेगी वहाँ पर? आसाम अलग अलग किस्म का प्रदेश है, कई समस्याएं वहाँ पर भी है। देखो, पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने उसको पूरी क्षमता से पूरा करने का प्रयास किया है। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने और मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ काम करूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और काम को अच्छी तरह से उस सुचिता के साथ और बिना पक्षपात के करने का प्रयास करूँगा। ईश्वर भी मदद करेगा और पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि मैं निश्चित रूप से उनकी जो कुछ उनकी मंशा है उसके अनुसार खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली होगा? सामान्यतः हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष का, चाहे मुझे जब बनाया तब भी मुझे 8 बजे तक पता नहीं था कि मैं नेता प्रतिपक्ष बनूंगा, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने और केंद्र के हमारी टीम ने मिल करके सोचा, यहाँ के लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और विधायकों ने भी मेरा समर्थन करके मुझे प्रतिपक्ष का नेता चुना, तो मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया है जो मैं कर सकता था। गुलाब जी, चूंकि आपकी उम्र को देखते हुए राज्यपाल का पद दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप, क्योंकि माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री के भी आप दावेदार हैं, सक्रिय राजनीति, चूंकि राजभवन में जाकर सक्रिय राजनीति नहीं हो पाती, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि सक्रिय राजनीति होना चाहिए, उम्र को नहीं देखा जाना चाहिए? देखो, मैंने कभी किसी को कभी पार्टी से कोई पद नहीं मांगा। पार्टी जो भी काम मुझे देती है, छोटा और बड़ा, मैंने कभी समझा नहीं, मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया। प्रतिपक्ष का नेता बनाने के बारे में भी मैं सवेरे 8 बजे तक ही मुझे पता नहीं था कि मुझे बनाएंगे। उन्होंने मुझे मंत्री बनाया तो भी उन्होंने बनाया। जो काम दिया उसको मैं छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ। जो पार्टी के वरिष्ठ लोग जो निर्णय करते हैं वो पार्टी के हित में करते हैं और कार्यकर्ता के हित में करते हैं। मैंने निश्चित रूप से पूरा किया, तो मैं इस दौड़ में कभी रहा ही नहीं कि मुझे क्या बनना और क्या नहीं बनना। आपने मेरे स्वभाव में भी कहीं भी काम में भी नहीं देखा होगा कि मुझे कोई विशेष पद चाहिए, इस कारण से मैंने कोई प्रयत्न किया हो। आज दिन तक मैं कभी अपने पद को मांगने के लिए कभी किसी के पास नहीं गया। उन्होंने दिया, उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया। मारवाड़ का एक बड़ा नेता बीजेपी का अब राज्यपाल बन गया है, तो वहां पर चूंकि इस साल चुनाव भी है राजस्थान में, तो एक कमी तो कहीं न कहीं अखरेगी। देखो, मैं सोचता हूं कि बीजेपी में व्यक्ति पर इतना आधारित नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी का संगठन अब निरंतर नीचे तक बहुत सशक्त बन गया है। अब वो कमी नहीं है और हमारा हर कार्यकर्ता जिसको जिम्मेदारी मिलती है अच्छे प्रकार से करता है। जो मुझे मिली मैंने उसको करने का प्रयत्न किया, अब जिसको मिलेगी वो प्रयत्न करेगा। तो अभाव नहीं है। ये पार्टी क्या है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसके कारण से एक के बाद दूसरा उसकी फिल अप द ब्लैंक्स करता ही रहता है। गुलाब जी, एक लास्ट मेरा सवाल था, चूंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है, आप राज्यपाल बनकर जा रहे हैं, राजनीति से जुड़ा एक सवाल, चूंकि राजस्थान में हमेशा परंपरा रही है सरकार बदलने की पार्टियों के अनुसार, लेकिन इस बार दावा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि उनकी सरकार रिपीट होगी। देखो, मैं आपको बताऊं कि 2013 का भी बजट उनका देखो, इसी तरह से रेवड़ी बांटने का प्रयास किया था उन्होंने, और उसके बाद 21 आ गए। बड़ी मुश्किल से मान्यता प्राप्त विरोधी दल का भी स्तर नहीं मिला। तो ये भी इसी तरह से कपोल कल्पित घटनाएं हैं। घोषणाओं का अंबार लगा दिया, पैसा कहीं है नहीं। मैंने बजट को कल से टटोलना शुरू किया है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में तो बढ़ोतरी है ही नहीं। तो आप ये जो हजारों करोड़ रुपए की जो रेवड़ी बांट रहे हो, इस पैसे की व्यवस्था होगी कहाँ? पहले भी आपने सोचा था कि हमारा जो कर्जा होगा वो 4,62,000 करोड़ होगा, जो आपने एस्टीमेट किया था। वो साल के अंत में जाते जाते 5,16,000 हो गया और इस बार उन्होंने 5,79,000 का कर्जा माना है। लेकिन मैं सोचता हूँ 6 लाख से ऊपर तो सामान्य व्यवस्थाओं को ठीक करने में ही लगेगा। तो इसके पास बजट ही नहीं है। केवल और केवल फीता काट करके भूमि पूजन का पत्थर जरूर लगा सकते हैं, बाकी 100% इन घोषणाओं को जमीन पर उतार ही नहीं सकते। और ये भी जानते हैं कि हमको 8 महीने में उतारना थोड़ी है, हमें तो कोनी पे गुड़ लगाना है, जिससे जितना सौदा पड़ जाए उतना पड़ जाए। जैसे 10 दिन में कर्जा पड़ गया और 50,000 वोट ज्यादा आने से मुख्यमंत्री बन गए, वैसे ही कुछ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन राजस्थान की जनता इतनी समझदार हो गई है कि 13 में इनकी वो सारी घोषणा, बजट घोषणा पढ़ना, जो इन्होंने लास्ट पेश किया था,
उसके बाद केवल 21 रह गए नमूने के लिए। वैसी दुर्गति इस बार होगी, क्योंकि केवल और केवल घोषणाओं के अलावा जमीन पर कोई चीज नहीं उतार पाए। क्या कटारिया जी को पता था कि उनको राज्यपाल बनाया जा रहा है? असम का कब जानकारी मिली आपको? ना भैया, प्रधानमंत्री जी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। केवल प्रधानमंत्री जी ने मुझसे परसों टेलीफोन पे जरूर बात किया कि कैसे हैं, क्या है, बस इतना पूछा था, बस इससे अधिक मेरी कोई बात नहीं। आज कब जानकारी मिली आपको? आज तो आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा मिली। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं तो नाच कर पूजा करके बाहर आया ही था और आपके ही फोन आने शुरू हुए, फिर इधर से आए, फिर अधिकृत कागज भी हमने ये मंगाया, तो ये आपके सामने मंगाया गया, हमें कोई जानकारी। धन्यवाद बाबू। सर एक छोटा सा इंटरव्यू करूंगा मैं, सबने कर लिया है ना? रोलिंग आ जाओ भैया। रोलिंग राज, हाँ लो दो एक मिनट में जगह भी तो होना, करो दो आओ साहब, धन्यवाद। लाओ रोलिंग। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें बनाया गया है असम का राज्यपाल। राजस्थान में अपनी बेबाक बोली के लिए, जनता के भावनात्मक भाषणों के लिए जाने जाने वाले गुलाब चंद कटारिया इस वक्त असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए। हमारे साथ में कटारिया साहब हैं। कटारिया साहब बिराजी, आप मेवाड़ के कद्दावर नेता से लेकर के आरएसएस के अंदर एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता से नेता प्रतिपक्ष का सफर आपने तय किया और अब आप आसाम की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे, न्यूज 18 पर आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप अपनी इस जिम्मेदारी को? देखो, हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपने काम के द्वारा और अपने पार्टी के निर्देशन के अनुसार जब काम करता है, ठीक प्रकार से करता है, तो हमारी ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी काम को देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे इतने लंबे समय के जीवन काल को देखा है। हमारी पार्टी की जो हाईकमान है उन्होंने भी हमको कई वर्षों से देखा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने देखा है, यहाँ के राजस्थान के नेताओं ने देखा है। तो जो काम हमें मिला उसको हमने ईमानदारी से किया। मुझे इस बात की खुशी है कि एक सामान्य परिवार से और एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी के इस पद पर भी जा सकता है। ऐसा निर्णय अगर कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही कर सकता है। आपको कब इस बारे में जानकारी मिली कि गुलाब चंद कटारिया जो है वो असम के राज्यपाल बनाएंगे? क्या पहले आपकी सहमति ली गई, इस बारे में कोई बातचीत हुई पहले आपकी? ना, मेरी से कोई इस बारे में कोई बात नहीं हुई। केवल और केवल आपके मीडिया के फोन आने धड़ाधड़ शुरू हुआ, नहा के पूजा करके निकला हूँ, उसके बाद जानकारी मिली। मेरे को अधिकृत कागज भी मैंने ये अभी निकाल करके देखा है मेरे हिसाब से, और दिल्ली से अरुण सिंह जी का भी फोन आया, तब लगा कि भाई हाँ सही है। पुनिया जी का भी आया, राजेंद्र जी का आया, और सबसे ज्यादा हमारी विधानसभा के अध्यक्ष जी का भी फोन मुझे आया, तो मुझे मालूम हुआ कि भाई यहाँ कहीं न कहीं मामला है। प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था सर 2 दिन पहले आपके पास, तो क्या उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी आपको? नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, केवल उन्होंने मेरी हालचाल पूछे, बस इतना ही बात। अब सर किस तरीके से निभाएंगे, क्योंकि असम में परिस्थितियां जो है सरकार के, केंद्र के, बीजेपी के अधीन तो है नहीं, और आपकी जरूरत इस वक्त राजस्थान को खासी थी। बताया जा रहा था कि राजस्थान में आपको हो सकता है आपकी जरूरत मुख्यमंत्री पद के लिए और चुनाव के लिए, चुनाव को मजबूत करने के लिए, बीजेपी के हाथ मजबूत करने के लिए, लेकिन अब आप सक्रिय राजनीति से राजभवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे असम की परिस्थितियों को लेकर? देखो, मैं सोचता हूं कि हर परिस्थिति का मुकाबला हो सकता है अगर मन में ईमानदारी से काम करने की इच्छा हो और न्याय करने की इच्छा हो, पक्षपात नहीं, तो ईश्वर भी मदद करता है। और पार्टी के वरिष्ठ लोगों का भी आशीर्वाद मुझे मिलता है, जनता का भी आशीर्वाद मिला कि इतने 40-45 साल तक इस काम को मैं इस रूप से कर पाया। और जहां तक सवाल है, मैंने कभी किसी पद के लिए किसी के पास न गया। पार्टी ने जो काम दिया उसको बखूबी मेहनत से करने का प्रयास किया है। तो मैं तो पार्टी का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे देलवाड़ा जैसे छोटे से परिवार में, एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी मेरे काम के आधार पर, उनके आशीर्वाद के आधार पर मैं यहाँ तक यात्रा कर पाया हूँ, और मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। अब राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आप आसाम की ओर बढ़ रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि रिपीट नहीं होगी। उसका कारण है, केवल और केवल रेवड़ी बांटने से देश की जनता और प्रदेश की जनता अब खुश नहीं होती है। आपने 13 में भी बहुत रेवड़ियां बांटी थी। पुराना भाषण में तैयार कर रहा हूं आपका, मुझे मौका मिला तो मैं आपको बता के जाऊंगा कि क्या होता है। और उसके बाद इस बार जो रेवड़ी बांटी है, पैसे की आय तो कहीं से होगी, तब तो आप रेवड़ियों को बांट पाओगे। केवल और केवल लोगों को आप खुश करने के लिए बातें जो कह रहे हो, हजारों करोड़ रुपए की आपने घोषणाएं कर दी,
पैसा कहाँ से आएगा? अभी तक मुझे तो आपके बजट में पैसे की आमदनी तो कहीं दिख नहीं रही है, तो बिना पैसे के घोषणाओं को पूरा कैसे कर सकते हो? ये वैसे ही धोखा होगा जैसा 10 दिन में कर्जा माफ करने का धोखा देकर लोगों को ठगा था, वैसे ही ठगने का एक प्रयास और है। सदन में जिस तरीके से जनता के लिए जो आक्रामक अंदाज आपका होता था, क्या वहां भी जनता के लिए आप उसी तरह से उसी आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे? मेरे पद की गरिमा को रखते हुए जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। करेंगे। सर, बीजेपी से जुड़ाव किस तरीके से हुआ आपका? क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको काफी कुछ दिया उसको। देखो, मैं संघ का एक स्वयंसेवक था और संघ का कार्यकर्ता था, और संघ के कार्यकर्ता के रूप में इमरजेंसी में विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अध्यक्ष था, जेल में था। जेल से निकलने के बाद संघ ने भी और राजनीति ने भी मुझे पहली बार उदयपुर से चुनाव लड़ने के लिए 77 में अवसर दिया। तब से मैंने अपने काम के आधार पर उसको ईमानदारी से करने का प्रयास किया। फिर पार्टी के लोगों ने भी मुझे बार बार अवसर दिया। मैं सोचता हूँ भाग्यशाली हूँ कि 11 चुनाव लड़ा हूँ, 9 चुनाव में जीता हूँ। तो पार्टी ने एक कार्यकर्ता को जिस प्रकार का अवसर दिया, मैंने भी उस पार्टी के लिए जो कुछ मेरे में शक्ति और समझ थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। राजस्थान की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि भावुकता भरे भाषण आपके राजस्थान की जनता जो थी वो कहती थी कि जन नेता के तौर पर सुनती थी। अब राजस्थान की जनता से आप विदाई ले रहे हैं, असम की ओर बढ़ रहे हैं, राजस्थान की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखो, जनता तो इस देश की राज करने वाली तो जनता ही है। हम तो इसके द्वारा पैदा किए हुए उसके काम करने वाले नौकर हैं या मुनीम हैं। मैं सोचता हूं कि जनता हमेशा सच्चाई का निर्णय करे। वोट देने के पहले अपने वोट की कीमत को तराजू में तोलें और वास्तव में किसे देने से देश का और प्रदेश का भला होगा, इस बात का अगर वो निर्णय कठोरता से करेगी तो मैं सोचता हूँ राजनीतिक ये जो धोखेबाजी का काम होता है, लुभाने की बातें करती है, ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता उस स्थिति पे आ जाए कि वो विवेक से सही निर्णय करे देश हित में, तो अपने आप लोकतंत्र और अच्छी पायदाय पे जाएगा। अब आसाम कब जाएंगे आप? अभी आपको बधाइयों का तो सिलसिला शुरू हो चुका, कब से संभालेंगे आसाम की? मेरे को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं, जैसी जानकारी होगी उसके बाद। शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलाबचंद कटारिया जी को सुना आपने। बेबाक अंदाज के लिए जाने वाले गुलाबचंद कटारिया अब आसाम की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान के गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि उन्हें नहीं जानकारी थी, उन्हें जैसे जानकारी मिली अब वो इस आदेश की पालना करेंगे। लवली, मैं सीधा रुख करूंगा इस समय उदयपुर की तरफ, क्योंकि उन्हीं गुलाबचंद कटारिया के घर के बाहर इस समय जो है वो हमारे संवाददाता इस समय कपिल श्रीमाली वहां पर मौजूद है। कपिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। कपिल, इस बड़ी सूचना के बाद क्या रिएक्शंस हैं उदयपुर में, और कटारिया के घर पर क्या रिएक्शंस हैं, क्या कहना है लोगों का? कपिल, देखिए आसिफ, अगर हम उदयपुर के रिएक्शन की बात करेंगे तो उदयपुर में काफी हद तक कार्यकर्ताओं में मायूसी है। हालांकि कुछ लोग इस फैसले से खुश जरूर होंगे, लेकिन उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में मायूसी। और इसमें आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। सेक्टर 11 इलाके में गुलाबचंद कटारिया का ये घर है। या ये इस घर के बाहर, क्योंकि राज्यपाल बनाने की घोषणा हो गई है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कार्यकर्ता गुलाबचंद कटारिया के उदयपुर स्थित इस निवास पर नहीं पहुंचा है। ये बड़ा कारण ये है कि उदयपुर के जो कटारिया समर्थित जो सभी कार्यकर्ता हैं, उनकी ये मंशा थी कि गुलाबचंद कटारिया एक बार फिर सक्रिय राजनीति में रहते हुए चुनाव लड़े, क्योंकि वे पिछला चुनाव लड़े थे, उसके बाद में लगातार सक्रिय थे। और ये माना जा रहा था कि भले ही एज फैक्टर उनके आड़े आ रहा हो, लेकिन उनकी सक्रियता को देखते हुए संभवतः वे एक चुनाव और लड़ सकते हैं। लेकिन अब देखिए, क्योंकि अब फैसला हो चुका है, राज्यपाल बनाया जा चुका है, असम के राज्यपाल बनाने की घोषणा हो चुकी है, तो गुलाबचंद कटारिया के उदयपुर स्थित इस निवास के यहाँ पर फिलहाल कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो जो मैसेजेस हैं वो वायरल हो रहे हैं। और जो कटारिया समर्थित लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। और एक धड़ा ऐसा है जो कि लगातार यहाँ पर गुलाबचंद कटारिया का विरोध करता रहा था, उन्होंने इस बात की खुशी जताई है कि उदयपुर से अब कटारिया बाहर जाएंगे। आप देखिए आसिफ के सन 1977 से लगातार गुलाबचंद कटारिया जो है, जब वे राजनीति में एंटर हुए थे, उसके बाद से लगातार उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसा कि कुछ देर पहले खुद गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि 11 चुनाव वे लड़े हैं और 9 चुनाव 1977 से अब तक वे लगातार जीते हैं। आप देखिए, राजसमंद जिले के देलवाड़ा में जन्मे गुलाबचंद कटारिया का जो राजनीतिक सफर है वो कभी भी उनका जो ग्राफ है डाउन नहीं आया। 1977 में वो भारतीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे थे और उसके बाद में उन्हें विधानसभा का टिकट मिला, उन्होंने जीत हासिल की। यही नहीं, जो बड़े पदों पर रहे
उनमें आप देखिए कि अगर हम राजस्थान की लोकसभा की बात करें तो 1990 में वे लोकसभा में थे। उस समय वे कृषि कमेटी के मेंबर लोकसभा में रहे। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करेंगे तो भैरों सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे उस समय गुलाबचंद कटारिया शिक्षा मंत्री के तौर में प्रदेश सरकार में काबिज थे। जब वसुंधरा राजे की सरकार आई तो पीडब्ल्यूडी मंत्री हो, 2 बार होम मिनिस्टर हो या फिर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हो, ऐसे बड़े महकमे जो हैं वो गुलाबचंद कटारिया ने प्रदेश में संभाले हैं। यही नहीं, आप देखिए कि प्रदेश भाजपा की कमान भी गुलाबचंद कटारिया ने संभाली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं, प्रदेश कमेटी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और दूसरी बार, एक बार पहले गुलाबचंद कटारिया लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान विधानसभा में रह चुके हैं। फिलहाल जब वो असम के राज्यपाल के रूप में उनकी घोषणा हुई है उस समय भी वे राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काबिज थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम इनके इतिहास को खंगालेंगे तो गुलाबचंद कटारिया अपने भाषणों को लेकर लगातार चर्चा में रहे। अपने इमोशनल भाषणों को लेकर हो या फिर अपने बेबाकीपूर्ण दिए जाने वाले जो भाषण है उनकी बात करें, क्योंकि वे किसी भी बात को कहने से हिचकिचाते नहीं थे और बेबाक तरीके से अपने भाषणों के मार्फत यदि किसी पर भी टारगेट करना होता तो सीधे तौर पर करते थे। एक सबसे महत्वपूर्ण किस्सा मैं इस समय साझा करना चाहूंगा, उदयपुर का सबसे बहुचर्चित सोहराबुद्दीन एनकाउंटर जो मामला था जिसमें कई बड़े पुलिस अधिकारी जेल में रहे थे। इस मामले में भी गुलाबचंद कटारिया पर जो है वो षड्यंत्र रचने का लांछन लगा था। सीबीआई द्वारा केस दर्ज किया गया, उन्हें कई बार सीबीआई द्वारा तलब किया गया, पूछताछ की गई, लेकिन इस मामले में गुलाबचंद कटारिया पूरी तरह से पाक साफ साबित हुए थे और ये साफ हुआ था कि गुलाबचंद कटारिया का सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में किसी तरह का कोई लेना देना नहीं रहा है। दूसरे लोग भी इसमें बहाल हुए। तो आप देखिए कि कई ऐसे बड़े जो मामले हैं, कई ऐसे बड़े जो किस्से हैं उसमें गुलाबचंद कटारिया का जो है वो सीधा जुड़ाव रहा है और वो किस्से जो हैं यादगार हैं। कई ऐसे बयान थे जिनके चलते वे विवादों में भी रहे। अपने चुनाव के दौरान जब कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं बताई तो गुलाबचंद कटारिया ने बेबाक तरीके से साफ तौर पर कहा कि मैं राजनेता बनाऊं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझसे गलत तरीके से बात की जाए, तुम अपने वोट को कुएं में डाल देना। इस तरह के जब बयान सामने आए तो उनका कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद उदयपुर की जनता ने उन्हें हमेशा स्वीकार किया था, क्योंकि पिछला चुनाव वो जब गिरिजा व्यास के सामने लड़ रहे थे तो ये माना जा रहा था कि पहले भी 2 चुनाव जब गुलाबचंद कटारिया हारे तो वो गिरिजा व्यास के सामने ही हारे थे। तो ये माना जा रहा था कि इस बार गुलाबचंद कटारिया के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन पिछले चुनाव में भी तकरीबन 10,000 के करीब वोटों से गुलाबचंद कटारिया ने जीत हासिल की। तो वे हमेशा से इस बात पर मोहर लगाते आए कि वे उदयपुर की जनता के लिए समर्पित हैं, उदयपुर की जनता के लिए काम कर रहे हैं और यही वजह है कि जनता उन पर विश्वास जताते हुए अग्रिम सदन की ओर उन्हें हर बार भेज रही है। हालांकि अब वे सक्रिय राजनीति से दूर हो रहे हैं। मंशा ये मानी जा रही थी कि गुलाबचंद कटारिया चाहते हैं कि वे अभी भी सक्रिय राजनीति में बने रहें, लेकिन वे एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में, जैसा कि उन्होंने भी बताया कि उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया और जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उस पार्टी पर बखूबी वे निभाने की कोशिश करेंगे। तो भले ही ये माना जा रहा था कि इसका विरोध हो सकता है, लेकिन अगर गुलाबचंद कटारिया के नेचर को देखा जाए तो ये साफ है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, भले ही राजनीति से हटाकर दी जाए, वो उस जिम्मेदारी को पार्टी में किसी तरह की बगावत किए बिना उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। जी आसिफ। कपिल, जहां के लिए उन्हें राज्यपाल चुना गया असम के लिए, बहुत ज्यादा राजनीतिक मुश्किलें उनको वहां पर नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा वहां पर मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की तरफ से ही जो है वो अब जो है कटारिया भी असम के राज्यपाल होंगे। तो बहुत ज्यादा चुनौतियां असम में होंगी नहीं कपिल। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बड़ी चुनौतियां वहां पर नजर नहीं आती है, क्योंकि असम में अभी बीजेपी की सरकार है और जब गुलाबचंद कटारिया वहां के राज्यपाल बनेंगे तो निश्चित तौर पर एक सामंजस्य के रूप में जो है वो काम हो सकेगा। आपको देखिए कि कुछ जो कटारिया समर्थित जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि कटारिया जी को राज्यपाल बना दिया गया, क्या सोचते हैं आप? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि, पार्टी ने कुछ सोच समझ के ही निर्णय लिया होगा, लेकिन निश्चित रूप से उदयपुर के कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है, क्योंकि सक्रिय राजनीति में भाई साहब ने राजस्थान और मेवाड़ को बहुत कुछ दिया है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो यूं तो निराशा, लेकिन खुशी भी है कि राज्यपाल बनाया। ये माना जा रहा था कि गुलाबचंद कटारिया एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी सक्रियता थी, भले ही वो 78 ईयर्स पूरे कर चुके थे, लेकिन सक्रियता के तौर पर कोई कमी नहीं थी। तो कार्यकर्ताओं में यह था कि एक चुनाव कटारिया और लड़ सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये तो था ही था कि जिस तरह से भाई साहब आज विधानसभा में हो, राजस्थान में किसी भी दौर में, आज हम कोई यंगस्टर भी गुलाबचंद जी कटारिया के मुकाबले में नहीं दौड़ सकता। तो आज भाई साहब की इतनी उम्र होने के बावजूद भी सवेरे से 4:30 बजे से लेकर रात तक का जो शेड्यूल है वो निश्चित रूप से
आज की यूथ और जवान कार्यकर्ता नहीं कर सकता। निराशा काफी ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि ये उदयपुर का निवास है, राज्यपाल बनाने की घोषणा हो गई, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल खुशी तो है। देखो, राज्यपाल बनाना आज कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक साधारण से कार्यकर्ता को आज शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाया, तो ये पार्टी ने बहुत अच्छी बात है। लेकिन निराशा ये है कि आज सक्रिय राजनीति से भाई साहब दूर हो जाएंगे तो जो कार्यकर्ताओं का भाई साहब मार्गदर्शन करते थे वो अब हमें नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, देखिए जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि उदयपुर स्थित इस निवास पर ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं पहुंची है, क्योंकि भले ही राज्यपाल बनाने की खुशी हो, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा निराशा इस बात की है कि गुलाबचंद कटारिया अब सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे। और गुलाबचंद कटारिया के सक्रिय राजनीति से दूर होने का असर उदयपुर में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी सक्रियता के चलते यहाँ पर बीजेपी जो थी वो एकजुट थी। यहाँ पर यह माना जा रहा था कि गुलाबचंद कटारिया जब राजनीति से संन्यास लेंगे तो उसके बाद में उदयपुर में बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे धड़े बने हुए हैं, बहुत सारे दावेदार निकल के सामने आएंगे। तो अब ये माना जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता, जैसे कि अभी हमने एक कार्यकर्ता से बात की, उनका भी मानना था कि यदि कटारिया इस दूरी में बने रहते तो उदयपुर में भाजपा मजबूत रहती और उनकी सक्रियता के चलते वे एक चुनाव शायद और लड़ सकते थे। जी आसिफ। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है, चूंकि उनके समर्थक यहां पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन कपिल जो है, जैसा कि उनके समर्थकों ने आपसे बात की, उन्हें अभी भी लग रहा है कि इस फैसले से बहुत ज्यादा समर्थक खुश नहीं है। उनके कहीं ना कहीं जहन में यह बात है कि एक पारी और खेल सकते थे गुलाबचंद कटारिया, या फिर और आसान लफ्जों में कहूं तो इस बार बहुत हद तक मुमकिन है कि उनको सीएम के पद पर कंसिडर किया जा सकता था। लेकिन अब वो पूरी तरीके से राजस्थान की राजनीति से बाहर हैं, बीजेपी से। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको गुलाबचंद कटारिया के घर की गली की तस्वीर दिखाऊंगा, पूरी तरह से वीरान है। ये माना जा रहा था कि यदि ये फैसला हुआ है तो उसके बाद में एक जश्न का माहौल होगा, क्योंकि राज्यपाल जैसे पद पर उन्हें बिठाया गया है। लेकिन कार्यकर्ताओं का मानना है कि कटारिया को अभी सक्रिय राजनीति में रहना चाहिए था। हालांकि वे अब सक्रिय राजनीति में फिलहाल नहीं रह पाएंगे, लेकिन देखिए बात हम कार्यकर्ताओं से ही करेंगे। आप देखिए, क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है, कटारिया जी को ज्यादा मुश्किल वहां पर होनी नहीं है, सामंजस्य के तौर पर काम कर पाएंगे। नहीं, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, जो सही को सही है वो यहाँ पे भी करते थे, और निश्चित रूप से उनकी जो छवि है वो वहाँ पे भी, असम में भी वो निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि गुलाबचंद कटारिया जो है ना सिर्फ बेबाकीपूर्ण बयान देते हैं, बल्कि उनमें निर्णय लेने की भी क्षमता है। और यही वजह रही कि वे उदयपुर में सन 1977 से लेकर अब तक लगातार भाजपा को मजबूत बनाए हुए थे। आप देखिए कि गुलाबचंद कटारिया के नेतृत्व में ही उदयपुर में नगर पालिका के जो चुनाव है, जो पहले नगर पालिका थी, फिर नगर परिषद बनी, और अब जो नगर निगम है वहां पर लड़े जाते रहे। और गुलाबचंद कटारिया की लीडरशिप का यह परिणाम हमेशा देखने को मिला कि उदयपुर में आज तक भाजपा के अलावा कांग्रेस जो है एक बार भी अपना बोर्ड नहीं बना पाई है। हालांकि अब जब कटारिया सक्रिय राजनीति से दूर जाएंगे, उसके बाद में उदयपुर में भाजपा की क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं में अगर हम बात करें तो काफी निराशा है। उन्हें यहां पर भाजपा के अस्तित्व को लेकर एक चिंता है, क्योंकि अब यहां पर बड़ी गुटबाजी जो है भाजपा में देखने को मिल सकती है। हालांकि बाहर रहते हुए कटारिया किस तरह से यहां पर भाजपा को एकजुट रखने में सफल हो पाते हैं, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी आसिफ। इसके अलावा अगर कपिल बात की जाए, चूंकि अब गुलाबचंद कटारिया जो है असम चले जाएंगे, थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ संवाददाता बाबूलाल धायल से भी हमारी बात हो रही थी। कहीं ना कहीं अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। 45 साल का राजनीतिक करियर जीरो से शुरू किया था और लगातार जो है वो विधायक चुने गए। दो तीन बार जो है वो मंत्री रहे, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हो, चाहे वसुंधरा सरकार के अंदर गृह मंत्री रहे हो। एक लंबा अनुभव। जो नए विधायक चुने जाते थे या जो एक या दो बार के विधायक होते थे, चाहे वो पक्ष के हो, विपक्ष के हो, तीसरे मोर्चे के हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, उनका एक तरह से जो है वो बहुत सामंजस्य गुलाबचंद कटारिया के साथ रहता था। और ऐसे बहुत सारी अबूझ चीजें, जो गूढ़ चीजें होती थी विधानसभा से जुड़ी हुई, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है वो गुलाबचंद कटारिया मार्गदर्शन करते थे सभी का। अब वो जगह रिक्त रहेगी। और मैं इस सवाल का जवाब कपिल आपसे लूंगा थोड़ी सी देर में। मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं। एक बार फिर से सुनते हैं गुलाबचंद कटारिया ने क्या कुछ कहा राज्यपाल चुने जाने के बाद। असम
के राज्यपाल नियुक्त किए गए। हमारे साथ में कटारिया साहब हैं। कटारिया साहब, बिराजी, आप मेवाड़ के कद्दावर नेता से लेकर के आरएसएस के अंदर एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता से नेता प्रतिपक्ष का सफर आपने तय किया और अब आप आसाम की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे न्यूज 18 पर, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप अपनी इस जिम्मेदारी को? देखो, हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपने काम के द्वारा और अपने पार्टी के निर्देशन के अनुसार जब काम करता है, ठीक प्रकार से करता है, तो हमारी ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी काम को देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे इतने लंबे समय के जीवन काल को देखा है। हमारी पार्टी की जो हाईकमान है उन्होंने भी हमको कई वर्षों से देखा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने देखा है, यहाँ के राजस्थान के नेताओं ने देखा है। तो जो काम हमें मिला उसको हमने ईमानदारी से किया। मुझे इस बात की खुशी है कि एक सामान्य परिवार से और एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी के इस पद पर भी जा सकता है। ऐसा निर्णय अगर कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही कर सकता है। आपको कब इस बारे में जानकारी मिली कि गुलाब चंद कटारिया जो है वो असम के राज्यपाल बनाएंगे? क्या पहले आपकी सहमति ली गई? इस बारे में कोई बातचीत हुई पहले आपकी? ना, मेरी से कोई इस बारे में कोई बात नहीं हुई। केवल और केवल आपके मीडिया के फोन आने धड़ाधड़ शुरू हुआ, नहा के पूजा करके निकला हूँ, उसके बाद जानकारी मिली। मेरे को अधिकृत कागज भी मैंने ये अभी निकाल करके देखा है मेरे हिसाब से, और दिल्ली से अरुण सिंह जी का भी फोन आया, तब लगा कि भाई हाँ सही है। पुनिया जी का भी आया, राजेंद्र जी का आया, और सबसे ज्यादा हमारी विधानसभा के अध्यक्ष जी का भी फोन मुझे आया। तो मुझे मालूम हुआ कि भाई यहाँ कोई न कोई मामला है। प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था सर 2 दिन पहले आपके पास, तो क्या उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी आपको? नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, केवल उन्होंने मेरी हालचाल पूछे, बस इतना ही बात। अब सर किस तरीके से निभाएंगे, क्योंकि असम में परिस्थितियां जो है सरकार के, केंद्र के, बीजेपी के अधीन तो है नहीं, और आपकी जरूरत इस वक्त राजस्थान को खासी थी। बताया जा रहा था कि राजस्थान में आपको हो सकता है आपकी जरूरत मुख्यमंत्री पद के लिए और चुनाव के लिए, चुनाव को मजबूत करने के लिए, बीजेपी के हाथ मजबूत करने के लिए, लेकिन अब आप सक्रिय राजनीति से राजभवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे असम की परिस्थितियों को लेकर? देखो, मैं सोचता हूँ कि हर परिस्थिति का मुकाबला हो सकता है अगर मन में ईमानदारी से काम करने की इच्छा हो और न्याय करने की इच्छा हो, पक्षपात नहीं, तो ईश्वर भी मदद करता है। और पार्टी के वरिष्ठ लोगों का भी आशीर्वाद मुझे मिलता है, जनता का भी आशीर्वाद मिला कि इतने 40-45 साल तक इस काम को मैं इस रूप से कर पाया। और जहाँ तक सवाल है, मैंने कभी किसी पद के लिए किसी के पास न गया। पार्टी ने जो काम दिया उसको बखूबी मेहनत से करने का प्रयास किया है। तो मैं तो पार्टी का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे देलवाड़ा जैसे छोटे से परिवार में, एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी मेरे काम के आधार पर, उनके आशीर्वाद के आधार पर मैं यहाँ तक यात्रा कर पाया हूँ, और मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। अब राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आप आसाम की ओर बढ़ रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि रिपीट नहीं होगी। उसका कारण है, केवल और केवल रेवड़ी बांटने से देश की जनता और प्रदेश की जनता अब खुश नहीं होती है। आपने 13 में भी बहुत रेवड़ियां बांटी थी। पुराना भाषण में तैयार कर रहा हूं आपका, मुझे मौका मिला तो मैं आपको बता के जाऊंगा कि क्या होता है। और उसके बाद इस बार जो रेवड़ी बांटी है, पैसे की आय तो कहीं से होगी, तब तो आप रेवड़ियों को बांट पाओगे। केवल और केवल लोगों को आप खुश करने के लिए बातें जो कह रहे हो, हजारों करोड़ रुपए की आपने घोषणाएं कर दी, पैसा कहाँ से आएगा? अभी तक मुझे तो आपके बजट में पैसे की आमदनी तो कहीं दिख नहीं रही है। तो बिना पैसे के घोषणाओं को पूरा कैसे कर सकते हो? ये वैसे ही धोखा होगा जैसा 10 दिन में कर्जा माफ करने का धोखा देकर लोगों को ठगा था, वैसे ही ठगने का एक प्रयास और है। सदन में जिस तरीके से जनता के लिए जो आक्रामक अंदाज आपका होता था, क्या वहां भी जनता के लिए आप उसी तरह से, उसी आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे? मेरे पद की गरिमा को रखते हुए जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। करेंगे। सर, बीजेपी से जुड़ाव किस तरीके से हुआ आपका, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको काफी कुछ दिया उसको। देखो, मैं संघ का एक स्वयंसेवक था और संघ का कार्यकर्ता था, और संघ के कार्यकर्ता के रूप में इमरजेंसी में विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अध्यक्ष था, जेल में था। जेल से निकलने के बाद संघ ने भी और राजनीति ने भी मुझे पहली बार उदयपुर से चुनाव लड़ने के लिए 77 में अवसर दिया। तब से मैंने अपने काम के आधार पर उसको ईमानदारी से करने का प्रयास किया। फिर पार्टी के लोगों ने भी मुझे बार बार अवसर दिया। मैं सोचता हूँ भाग्यशाली हूँ कि 11 चुनाव लड़ा हूँ, 9 चुनाव में जीता हूँ। तो पार्टी ने एक कार्यकर्ता को जिस प्रकार का अवसर दिया, मैंने भी उस पार्टी के लिए जो कुछ मेरे में शक्ति और समझ थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। तो ये थे गुलाब चंद कटारिया, और आज इनके सरकारी निवास पर राजधानी जयपुर में मिलने वालों का तांता अब
लगने लगा है। लगातार इनके निवास पर भीड़ बढ़ती जा रही है और जैसा कि इन्होंने मीडिया को बताया, न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए बताया कि इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन्हें राज्यपाल पद के लिए चुना जाएगा, बल्कि इन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी भी मीडिया से ही लगी, क्योंकि सुबह उनके पास फोन आने शुरू हुए और उसके बाद उन्होंने जो प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के अरुण सिंह, उनका कॉल आया, तब जाकर उन्हें इस बात के बारे में जानकारी मिली कि उन्हें असम का राज्यपाल चुना गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 12 चुनाव जो हैं वो लड़ चुके हैं, 11 चुनाव लड़ चुके हैं अपनी सीट से और उसमें से 9 बार जीते हैं, यानी लगभग 45 साल का लंबा सफर राजस्थान विधानसभा का, और अपने आप में एक बड़ी यूनिवर्सिटी विधानसभा के अंदर इन्हें बतौर राजनेता या पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। और अब ये जगह रिक्त हो रही है राजस्थान से, क्योंकि अब अगले यहां से ये रवाना होंगे और सीधे अब असम में जाकर राज्यपाल का पद संभालेंगे। चूंकि कुछ ही महीनों के अंदर राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव है और यह माना जा रहा था कि राजस्थान विधानसभा में इस बार अगर अंदरूनी राजनीति हावी रहती है और कई नाम जो हैं वो केंद्र के पास पहुंचते हैं कि किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सके, तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो बीजेपी को बहुत करीब से कवर करते हैं या बीजेपी को बहुत करीब से जानते हैं, उनका कहना था कि इस बार अगर इस तरीके के हालात बनते हैं राजस्थान में तो गुलाबचंद कटारिया का नाम लिया जा सकता है, जिसके ऊपर सर्वसम्मति बन सकती है। लेकिन अब वो संभावना, अब वो गुंजाइश खत्म हो गई है, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया को आज या कल में इस्तीफा देना होगा और उसके बाद उन्हें आगे की जिम्मेदारी के लिए असम रवाना होना होगा। क्यों असम में भी बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा वहां पर मुख्यमंत्री हैं और वहीं पर जाकर इन्हें राज्यपाल का पद संभालना है। अब जो कुछ महीनों में राजस्थान में बीजेपी के चुनाव हैं उसमें क्या कुछ रहता है, कौन से चेहरे अब हावी होंगे, कौन से चेहरे सामने होंगे और कौन से चेहरों पर जो है बीजेपी मुख्यमंत्री के मोहर लगा सकती है, अब ये अपने आप में उन नामों में से, उन चेहरों में से अब गुलाबचंद कटारिया का नाम शामिल नहीं होगा। चूंकि अब वो संवैधानिक पद पर चले गए हैं तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी तरीके का मार्गदर्शन जो है वो राजस्थान बीजेपी को उनकी तरफ से मिलेगा। अब वो अगले 5-6 सालों के लिए असम की जनता के लिए समर्पित होंगे और आज या कल के अंदर जो है वो आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या विधानसभा में जो है वो कार्रवाई होगी, कब उनका इस्तीफा होगा, कब जाकर वो पदभार ग्रहण करेंगे, ये अपने आप में जो है वो आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन फिलहाल सभी बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता, बीजेपी के विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्हें इस समय शुभकामनाओं के लिए, बधाई के लिए फोन कर रहे हैं। गुलाबचंद कटारिया को लगातार फोन आ रहे हैं और इस समय ये उनके सरकारी निवास की तस्वीरें हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, यानी कि जो ऑपोजिशन है उसके लीडर हैं। अब ऑपोजिशन का लीडर कौन चुना जाएगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा, कौन से चेहरे को, क्योंकि अब कुछ महीने बचे हैं चुनाव के अंदर और अब कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। ये बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ चेहरे हैं, कुछ नामों को लिया भी जाए इस दौरान, जो बड़े चेहरे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी में, उनके नामों को जो है वो संगठन जो है वो कंसीडर कर सकता है। लेकिन फिलहाल अब इन नामों के अंदर से गुलाबचंद कटारिया का नाम जो है अब असम जो है वो जाने वाला है। अब गुलाबचंद कटारिया राजस्थान बीजेपी से लगभग अब जो है वो निकल रहे हैं। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर गुलाबचंद कटारिया का कहा जा सकता है, एक बहुत ही लंबा करियर। सिर्फ 2 चुनाव हारे हैं उन्होंने, इसके अलावा 9 चुनाव उन्होंने एक ही सीट से जीते हैं और कई बार अपने बयानों को लेकर वो विवादों में भी रहे हैं। उनके कई ऐसे बयान आए हैं सार्वजनिक संबोधन के दौरान भी, लेकिन उन्हें ये माना जाता है गुलाबचंद कटारिया को, जो हमारे साथी जो बहुत करीब से कवर करते रहे, जो उनके 1-to-1 करते रहे, उनके इंटरव्यूज करते रहे या उन्हें पब्लिकली सुनते रहे, उनका मानना है कि बहुत बेबाक अंदाज में वो अपनी बात कहते थे, कोई लाग लपेट या बहुत ज्यादा राजनीति की सोच कर बात नहीं करते थे। जो मन में होता था
वही उनकी जुबान पर होता था, और इसको लेकर कई बार जो है वो विपक्ष के निशाने पर भी रहे जब वो सरकार में थे, और अब वो जब विपक्ष में है तो सरकार के निशाने पर रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा इस बात की कभी परवाह नहीं की। वरिष्ठ नेताओं के साथ में भी उनकी अनबन रही है, लेकिन बावजूद इसके उनके सरल व्यवहार की वजह से चीजें जो हैं वो अपने आप पटरी पर लौट आती थी। और अब गुलाबचंद कटारिया राजस्थान से असम के लिए रवाना होने वाले हैं। गुलाबचंद कटारिया उदयपुर के रहने वाले हैं। गुलाबचंद कटारिया ने बीजेपी को उस जगह पर तब खड़ा किया, और ये वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री गुलाबचंद कटारिया के घर पहुंची हैं बधाई देने के लिए। वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री, इन्हीं के कार्यकाल में गुलाबचंद कटारिया गृह मंत्री रहे हैं, और अब पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंची हैं उन्हें बधाई देने के लिए। इस समय पूरे राजस्थान में राजनीतिक गलियारों में ये खबर बड़ी अहम है। सभी जगह ये चर्चा है इस समय कि गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल के लिए चुने गए हैं, और अब तमाम बड़े नेताओं का उनके घर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनमें से एक बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय पहुंची हैं, और आज काफी बड़े नाम या काफी बड़े पॉलिटिशियन पक्ष के विपक्ष के आज उनके घर बधाई देने के लिए पहुंचने वाले हैं। और राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और इस बार संशय था, चूंकि बीजेपी की लाइन बीजेपी ने तय किया है, बीजेपी केंद्र ने तय किया है कि एक उम्र के बाद में अगर वरिष्ठ नेता कोई हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने पर या तो टिकट नहीं मिलेगी या उन्हें खुद को जो है वो बाहर होना होगा। उस उम्र के पड़ाव को जो है वो गुलाबचंद कटारिया लगभग पार कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उनके लिए एक नया पद चुना है, और वो पद है राज्यपाल का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।